नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम करियर की बातें। आज के इस कार्यक्रम का विषय है अपना काम अपनी पहचान, एमएसएमई और उद्यमिता। हम अक्सर ये सुनते हैं कि बड़े से बड़े बदलाव की बुनियाद होती है छोटा कदम। हम अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, किसी ने अपना व्यवसाय शुरू किया घर से ही, किसी ने अपनी कला को ही व्यवसाय बना लिया और किसी ने अपने गाँव में उपलब्ध संसाधन का प्रयोग करके रोजगार का एक नया तरीका ढूंढ लिया। हमारे आसपास भी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने घर से ही अचार पापड़ का काम शुरू करके खुद को आत्मनिर्भर बनाया, और आसपास ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने छोटा सा काम खोला, ऑनलाइन बिजनेस खोला। ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने खेती के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग सीख के, डेयरी फार्मिंग सीख के अपनी आय में बढ़ोतरी की। यदि आप में से कोई ऐसा विचार रखता है कि अपना कोई काम करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा बुटीक हो या फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, तो मैं आपको बता दूं कि आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे एमएसएमई की, जो इन छोटे छोटे एफर्ट्स को प्रोत्साहन देता है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि एमएसएमई क्या है, इसके क्या लाभ है, कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठा के हमारे युवा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा और किसान महिलाएं इसका लाभ उठा के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे दो स्पेशल गेस्ट और एक्सपर्ट। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। श्री प्रभाकर कुमार जी, डीजीएम एसबीआई, श्री विवेक रघुवंशी जी, डीजीएम नाबार्ड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एमएसएमई बुनियादी जानकारी के लिए हमारे दर्शकों के लिए एमएसएमई अगर सरल भाषा में आप बताना चाहें कि एमएसएमई का मतलब क्या है, इसका लाभ क्या है, और अर्थव्यवस्था की बात करें तो एमएसएमई कितना कंट्रीब्यूट करता है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा कि एमएसएमई क्या है, तो अगर एमएसएमई की हम परिभाषा में जाते हैं, जो एमएसएमई एक्ट के अनुसार परिभाषा है, तो वो ऐसे उद्योग धंधे जिनको विभाजित किया गया है उनके टर्नओवर के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में, तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर पे इनको विभाजित किया गया है। हम बात करें कि वास्तव में एमएसएमई का क्या योगदान है, तो एमएसएमई ऐसे उद्योग धंधे हैं जो कि लोकल स्तर पे लोकल रॉ मटेरियल, लोकल रिसोर्सेज और जो मैन पावर है उसको इस्तेमाल करके हम छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने की बात करते हैं, जिसके माध्यम से जो वहाँ की लोकल अर्थव्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास है, वो डिसेंट्रलाइज हो सके, माइग्रेशन रुके, और इसके साथ साथ जो लोकल टैलेंट है वो आगे बढ़कर आए, उद्योग धंधे स्थापित करे। इसमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है। और जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो नाबार्ड के कंटेक्स्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रूरल एमएसएमई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जो हमारे रूरल क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो हमारे किसान हैं, युवा हैं और ख़ास तौर से हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो भी अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे लगा के काम शुरू कर सकती हैं। तो रूरल एमएसएमई और मोटे तौर पर एमएसएमई का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ की जो जीडीपी है उसमें 35 से 40% तक योगदान एमएसएमई का है। हरियाणा में बहुत बड़े एमएसएमई क्लस्टर्स भी हैं। एमएसएमई की बात करें तो यहाँ ऑटो कंपोनेंट की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है। इस तरह के तमाम एमएसएमई क्लस्टर्स फरीदाबाद, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। लेकिन अगर हम साथ में ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करें तो हमारा हरियाणा की जो लोकेशन है, हरियाणा का जो स्ट्रेटजिक एक पोजीशन है एनसीआर के पास, इस कारण से, और हमारा जो कृषि में उत्पादन है उसको देखते हुए एग्रीकल्चर के अंदर फूड प्रोसेसिंग, देन वैल्यू एडिशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो डेयरी में हो, फिशरीज़ में हो, पोल्ट्री में हो, इन सब के अंदर भी यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं। तो योगदान की जहाँ तक हम बात करते हैं तो एमएसएमई के अंदर अपार संभावनाएं हैं, और आज के समय में ये लगभग, जैसा कि मैंने बताया, 40% के करीब योगदान करता है और लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार हरियाणा में उपलब्ध करा रहा है। आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया एमएसएमई के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने ऑप्शंस बताए, इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी व्यवसाय की बात होती है तो एक धारणा है लोगों के मन में कि एक, जैसे सर ने पूंजी की बात की, एक मिनिमम अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होता ही है।
कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कम से कम निवेश में भी हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 3 प्रकार की सुविधाएं हैं जो 10 लाख तक बिना किसी कोलेटरल को बैंक प्रोवाइड करता है। अगर इनिशियल कर रहे हैं, शुरुआत आप कर रहे हैं, आपके पास कोई पूंजी नहीं है, तो एक शिशु है 50,000 रुपये तक का ऋण बैंक प्रदान करता है, जिसमें कि मार्जिन मनी शून्य है। और दूसरा शिशु के ऊपर किशोर आता है 50,000 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक, जिससे मार्जिन मनी 25%, 20 to 25%। और उसके बाद तरुण 5 लाख 1 रुपया से 10 लाख तक आता है। ये सारे लोन जो है सरकार के द्वारा संचालित एक CGTMSE एक योजना है, जिसके अंतर्गत ये कवर होता है। और बैंक इसको इस प्रकार के छोटे लोन जो कि पहले देने में कुछ नानुकुर करती थी, अब वो उसमें काफ़ी आगे बढ़ के अपना जो भी टारगेट रहता है उससे पूरा करती है। एज़ पर MSME एक्ट जो है वो तो जो रिसेंटली 2025 में सरकार ने बताई है, उसमें सर ने बताया कि टर्नओवर के साथ साथ एक और आता है प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। 2.5 करोड़ तक जो है टर्नओवर, अगर 10 करोड़ तक है तो माइक्रो में उसको लिया जाता है। स्मॉल में आता है जिसमें 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ तक जो रहता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस है उसमें प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट की आती है 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ तक। MSME के लिए सरकार द्वारा काफ़ी योजनाएं हैं, सब्सिडी प्रदान करते हैं, डिफरेंट अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। कोई भी अगर किसी भी जो इंटरप्रेन्योर है अगर बैंक के पास आते हैं, उचित प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के आते हैं, तो बैंक उसमें हमेशा सहयोग करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी टोटल बैंक की जो भी फाइनेंसिंग है MSME की मोर देन 20% से ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योगदान है। सर, इसी से मेरा एक सवाल है, जैसे आपने टर्नओवर की बात करी, सब्सिडी की बात करी, अक्सर लोगों को ये भी लगता है, जो न्यू कमर्स हैं खासकर से, कि बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल है, दस्तावेज बहुत मुश्किल हैं, कागजात इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अगर कोई भी अगर शुरुआत बैंक की करना चाहते हैं तो कुछ मिनिमम कागजात शुरुआत करने पड़ते हैं। एक आपका पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन अगर रहता है, और आपको क्या करना है कि जाकर के उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेना है। एक बार आप उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया और कुछ हाथ में पूंजी है तो, और आपके सामने अच्छा प्रस्ताव है, तो बैंक हम देखता है कि अगर सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो बैंक फाइनेंस करने में कभी पीछे नहीं रहता। शुक्रिया सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब स्वरोजगार की बात होती है तो जो MSME का माध्यम माना जाता है वो सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है कि जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं तो MSME वास्तव में स्वरोजगार का सबसे उत्तम साधन है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं या हमारे ग्रामीण युवा हैं, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या एक माइग्रेशन की समस्या बहुत बड़ी है ग्रामीण क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जो बड़े उद्योग धंधे हैं वो शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। तो उसके लिए अगर आप रोज़गार की तलाश में आपको जाना है तो आपको अपने गांव छोड़ के जाना पड़ता है, और ये निश्चित सी बात है कि उससे आपका जो जीवन स्तर है वो प्रभावित होता है और शहरों पर भी दबाव बढ़ता है। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में अपने क्षेत्र में रहते हुए कोई रोज़गार शुरू कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। साथ ही जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ के, FPO के माध्यम से, इन सब माध्यम से वो अपने छोटे छोटे रोज़गार शुरू कर सकती हैं, जिसमें कि बैंक का लोन एक बहुत बड़ा सहायक है और वो उनको उपलब्ध कराने की अलग अलग योजनाएं हैं। तो उनके माध्यम से वो पहले अपने स्तर पर या सामूहिक रूप से अपने कुछ उद्योग धंधे शुरू कर सकती हैं, और इसके द्वारा वो अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, बिना माइग्रेशन या विस्थापन की समस्या का शिकार हुए अपनी आर्थिक उन्नति कर सकती है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम सिर्फ युवा की बात करें तो कौन कौन से व्यवसाय के विकल्प हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस में बताना चाहते हैं जिससे फ़ायदा हुआ है? जी, जैसे हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें तो हमारा जो कृषि उत्पादन है वो बहुत अच्छे स्तर पर है, और कृषि उत्पादन में हम जो जिन चीज़ों का उत्पाद कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे कि आप उनसे जो भी आपका
उत्पाद है, कृषि का उत्पाद है, उससे आप 3 तरह की प्रोसेसिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो उस अलग अलग स्टेजेस पे आप प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। साथ ही आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि जैसे कोई प्रोड्यूस है, उदाहरण के तौर पर जैसे किन्नू का उत्पादन हरियाणा में होता है, तो किन्नू को हम उसी फॉर्म में ना बेच करके उसका जूस बना सकते हैं, उसका पल्प बना सकते हैं, तो इसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। साथ ही डेयरी हमारा एक बहुत ही प्रमुख जो है अलाइड सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, अलाइड सेक्टर की एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। और हरियाणा में जो डेयरी का काम है या पशुपालन का काम है वो मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो जो ग्रामीण युवा हैं वो संगठित तौर पे डेयरी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। डेयरी के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन के साथ साथ वो वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। कोल्ड चेन एक ऑप्शन हो सकता है एमएसएमई के लिए, जो हम, और हमारे पास सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम एनसीआर के बहुत नज़दीक हैं, तो मार्केटिंग की हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा फिशरीज़ है, क्योंकि हमारा सेलाइन अफेक्टेड बहुत सारा एरिया है हरियाणा में, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे सिरसा है, हिसार है, रोहतक है, इन क्षेत्रों में एक्वाकल्चर की संभावनाएं हैं और किसान कर भी रहे हैं इसको। इसमें एक्वाकल्चर के साथ साथ प्रोसेसिंग में आगे जाया जा सकता है। उसके अलावा पोल्ट्री के अंदर संभावनाएं हैं, और इसी तरह से मशरूम कल्टीवेशन है, बी कीपिंग है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा उनको अपनाकर रोज़गार खुद के लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी रोज़गार का सृजन कर सकते हैं। सर, मैं महिलाओं के व्यवसायों पे भी आना चाहूँगी। उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी सर आपसे कि ये जो ग्रामीण युवा है और ग्रामीण किसान है, क्या बैंक इनके लिए कोई विशेष जानकारी या इनके लिए कोई विशेष योजना है? बैंक की जितनी योजना होते हैं, बैंक का काम केवल ऋण देना ही, प्रदान करना ही नहीं है जी। लोगों को जागरूक भी करना है कि देश में क्या क्या घटित हो रहा है। अगर लोग जागरूक हुए तो देश का विकास होगा। क्योंकि हमारे जो भारत देश की सबसे बड़ी अच्छी ये बात है कि हमारे पास वर्कफोर्स काफ़ी है, और उनको सही जानकारी देने से अगर वो अग्रसर होंगे तो बैंक भी का भी विकास होता है और देश का विकास होता है। तो हम लोग ना कि सिर्फ ऋण प्रदान करते हैं, हम लोग रेगुलर लेवल पे ये कि शिक्षा का जो बैंक की क्या क्या योजना चल रही है, सरकार की क्या क्या योजना चल रही है, जाकर के हम लोग बताते हैं। सर, बिना गारंटी पे भी कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को लोन दिया जा सकता है एमएसएमई के अंडर? हाँ, 10 लाख रुपए तक मैंने बताया ना। ये अभी तो जो सरकार की योजनाएं हैं, ये 10 लाख तो बिना मैंने बताया कि कोलेट्रल का, ये 10 करोड़ तक है सीजीटीएसएमई का। पहले बैंक क्या होते थे कि ऋण देने में कि अगर ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं हुआ, नहीं चला, तो बैंक का पैसा डूब जाएगा। सरकार ने योजना पहले जो 1 करोड़ तक की थी, बढ़ा के 5 करोड़, अभी 10 करोड़ रुपये तक सीजीटीएमएससी के कवर होता है, बिना कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी, बिना कोई अतिरिक्त थर्ड पार्टी गारंटी के बैंक 10 करोड़ तक ऋण प्रदान करता है। जिसमें कि हर एक साल जो हमारे ऋणी है उसको 0.37 से 1.2% तक उनका प्रीमियम देना पड़ता है। और ये काफ़ी अच्छी योजना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी कम लेते हैं। सरकार द्वारा उनकी निगरानी की जाती है, कोई बैंक एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो नौकरी को विकल्प मानते हैं, लेकिन रोज़गार बनाना भी एक सपना हो सकता है। आपको क्यों लगता है कि ये ज़रूरी है कि नौकरी के विकल्प के साथ और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएं, सेल्फ एम्पावरमेंट के और सेल्फ जनरेशन एम्प्लॉयमेंट के? देखिए, जो नौकरियां हैं वो सीमित हैं, साथ ही हमारे पास ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि हम नौकरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं अब ग्रामीण विकास की, तो ग्रामीण विकास का मतलब है कि सिर्फ आप अपना विकास नहीं, अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी, उनको भी उस विकास में भागीदार बनाएं। तो जो ये उद्योग धंधे और छोटे उद्योगों की बात हम यहाँ आज कर रहे हैं, या जिन क्षेत्रों में काम करने की हमने अभी तक बात की, ये ऐसे अवसर हैं कि इसमें अगर हमारा युवा आगे आता है और वो चाहे छोटे स्तर से शुरू करे और उसमें अपने साथ 4 लोगों को रोज़गार दे, तो ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या को ख़त्म कर सकता है। साथ ही
जो फ़िलहाल सरकार का फोकस है एमएसएमई डेवलपमेंट पे, तो ये बहुत ही एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट है जिसमें कि हमारे युवा आगे बढ़ चढ़कर इन गतिविधियों को अपना सकते हैं। और इसमें जैसा कि सर ने अभी बताया, बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो पीएमईजीपी है, मुद्रा है, पीएम विश्वकर्मा है, उसके साथ साथ स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स है, और जो आपने अभी कोलेट्रल वाली बात की, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स कई सारी हमारी सरकार ने लॉन्च की हैं। तो ये एक तरह का इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। मुझे लगता है इसका अधिक से अधिक लाभ हमारे युवाओं को उठाना चाहिए। और जो युवा सर नौकरी के साथ साथ इन विकल्प को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव यही रहेगा कि नौकरी के साथ साथ भी जो लोग करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और चाहे नौकरी के साथ कोई कर रहा है या बिना नौकरी के वो इन उद्योग धंधों को शुरू करना चाहता है, सबसे पहला मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप पहले अपनी लोकल क्या अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, क्या आपके पास मैन पावर की अवेलेबिलिटी है, और मार्केट डिमांड क्या है, उसको अच्छे से समझें। उसके बाद जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी हो सकती है, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद और छोटे स्तर से शुरू करें और धीरे धीरे स्केल अप करें, ताकि अगर हमको कोई शुरुआती असफलता भी हाथ लगती है तो हम उससे उबर कर फिर से आगे बढ़ सकें। सर, स्टार्टअप की भी आपने बात की बीच में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्टार्टअप और एमएसएमई में कुछ फ़र्क है? स्टार्टअप किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। है। स्टार्टअप फिनटेक भी हो सकता है, स्टार्टअप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो सकता है, कोई नई टेक्निक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हो सकता है। स्टार्टअप आपका एमएसएमई के क्षेत्र में भी हो सकता है। तो बेसिकली स्टार्टअप एक वाइडर टर्म है, ठीक है, और एमएसएमई के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स हो सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्टअप्स के सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी इस समय सरकार की योजनाएं हैं। सीड कैपिटल फंड्स गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से प्रोवाइड करा रही है। RKVY रफ्तार एक योजना है। तो स्टार्टअप्स के माध्यम से भी युवा इसमें आगे आ सकते हैं। सो स्टार्टअप को भी असिस्ट करता है एमएसएमई? हाँ, स्टार्टअप्स इज़ अ पार्ट ऑफ एमएसएमई वी कैन से। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसी कौन सी कॉमन गलतियाँ हैं जो अक्सर करते हैं जिनसे बचना चाहिए? बहुत लोग जो लोन के लिए आते हैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, बट उनका सही मार्केट सर्वे, उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, उनका आकलन नहीं करते। साथ में कोई भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक सर्टेन अमाउंट मार्जिन मनी बोलते हैं, 25 to 30%, वो भी उनके पास नहीं होता है। और वो क्या करते हैं कि उसको मार्जिन मनी भी इधर उधर से उधार लेकर के आते हैं, और प्रोजेक्ट और डिमांड जब उनका आता है तो फिर पैसा क्या होता है कि जो वर्किंग कैपिटल का पैसा वो डाइवर्सन के ओर चला जाता है। इसलिए मेरी सलाह है नए एंटरप्रेन्योर से कि आप छोटे से शुरुआत करें। जब आपका देखें कि स्केल बढ़ गया है, डिमांड आपके प्रोडक्ट का है, तो फिर आगे धीरे धीरे बढ़े। एक ही बार बड़े के मत सोचें, उससे क्या है कि असफलता की गुंजाइश रहती है। बिल्कुल सही। सर, अक्सर लोगों की ये धारणा रहती है एमएसएमई को लेके कि जो एमएसएमई है वो फैक्ट्री है या उत्पादन है, सिर्फ यही जो काम है इनमें सपोर्ट करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, हम रूरल एमएसएमई की जब बात करते हैं तो हमारा एक छोटी डेयरी यूनिट, जिसमें साथ में आप कोई पनीर बनाने की यूनिट लगाते हैं, मक्खन बनाने की यूनिट लगाते हैं, वो भी एक तरह का एमएसएमई ही है। साथ ही जैसे मैंने अभी फिशरीज़ की बात की, आप कोई वैल्यू एडिशन की कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, आप प्रोसेसिंग यूनिट, आप फ्लोर मिल लगा रहे हैं, आप एक ऑयल स्पेलर यूनिट लगा रहे हैं, तो ये सब भी एमएसएमई ही है। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो ये जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं यही हमारा एमएसएमई। और इसमें हम एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको हम अभी तक जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाए, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो हमारे दस्तकार हैं, जिसमें कि हरियाणा में बुनकर और दस्तकारी का काम भी होता है। बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स हैं जहाँ पे आज भी अलग अलग आर्ट्स जो हैं वो ज़िंदा हैं। तो वहाँ पे भी अगर आप वो लोग भी अगर साथ मिलके कोई काम शुरू करते हैं, वो भी एक एमएसएमई का ही पार्ट है। एमएसएमई को हम ऐसे मत सोचें कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे 50-100 लोग काम कर रहे हैं।
तो वो भी एमएसएमई है। बट जब हम रूरल एमएसएमई को की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि मेरे गांव में, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी यूनिट्स, लोकलाइज यूनिट्स, जिनको हम कई बार कुटीर उद्योग भी, आपने शब्द सुना होगा, हम बोलते हैं, इस तरह की छोटी यूनिट्स को भी हम एमएसएमई का ही पार्ट मानते हैं और सरकार का बड़ा फोकस है कि इनको भी आगे बढ़ाया जाए। सो कोई भी स्किल है या कोई किसी भी तरीके की आर्ट है, उसको एमएसएमई सपोर्ट करता है और असिस्ट करता है। हाँ, अगर आपकी वो स्किल है और आप लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे आपको मार्केटिंग में सुविधा मिलती है। साथ साथ आप बैंक के जो अगर लोन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप जा सकते हैं। और अगर संगठित होके आप, जैसे नाबार्ड जो है वो OFPO प्रमोट करता है, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, तो जैसे कृषि क्षेत्र में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से नॉन फार्म सेक्टर में OFPOs हैं। तो जैसे हरियाणा में भी हमने एक OFPO पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट किया है, जो कि बुनकरों का OFPO है। तो इसी तरह से पूरे भारत में नाबार्ड लगभग 50 OFPO हमारे द्वारा प्रमोट किए गए हैं। तो ये जब आप संगठित होके भी आ सकते हैं, संगठन के तौर पे, चाहे FPO के रूप में, OFPO के रूप में संगठित होके आप कोई गतिविधि कर सकते हैं और उसको बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। सर, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का आपने जिक्र किया, इस पोर्टल के बारे में बताइए, क्या प्रक्रिया है इसकी और किस तरीके से काम करता है? उद्यम रजिस्ट्रेशन एक भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है। इसका जो साइट का नाम है udyam.gov.in। इसमें जाकर के सिर्फ एक पैन और आधार की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सिर्फ अपने सेल्फ डिक्लेरेशन पे डिपेंड करता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। और एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन हो गए तो आपको कभी बैंक में जाएंगे अगर लोन के लिए, तो सबसे पहले ये मांगते हैं आपको। फिर सपोज आपने व्यवसाय शुरू भी कर दिया तो कोई भी जो आपके जो डेटर्स है 45 दिन के अंदर उनको पेमेंट करना है एज़ पर MSME एक्ट। और आपकी कोई भी गवर्नमेंट टेंडर लेना है तो MSME रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपको अगर व्यवसाय करना है तो MSME उद्यम पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। बहुत खूब। सर, महिला व्यवसाय की अगर बात करें, ग्रामीण महिला व्यवसाय की, तो क्या क्या अवसर हैं MSME के अंडर? देखिए, मुझे जो लगता है कि महिलाओं की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र 2-3 मुझे लगते हैं, पहला तो डेयरी का है। जैसे कि SHG मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, तो आज के समय में हमारे देश में 90 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं के, और ये नाबार्ड द्वारा 1990s में ये शुरू किया गया था मूवमेंट, और इसको सरकार ने बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया है। तो SHGs के माध्यम से, SHGs में बेसिकली क्या है कि उनको पहले क्रेडिट डिसिप्लिन सिखाया जाता है ग्रुप के माध्यम से। फिर बैंक लिंकेज में जैसे SBI है या बाकी बैंक हैं, ये बैंक उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उस लोन के माध्यम से वो अपना कोई भी छोटा छोटा रोज़गार शुरू कर सकते हैं। तो डेयरी जो है एक बहुत ही सरल माध्यम है उनके लिए रोज़गार से जुड़ने का। तो अगर एक स्वयं सहायता समूह है, उसमें 10 या 15 महिलाएं हैं, और इसी तरह के अगर 4-5 समूह गांव के अंदर हैं, तो वो मिलके कोई भी अपना रोज़गार या उद्यम इस तरह का शुरू कर सकते हैं। साथ ही दूसरा, फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा प्रॉमिसिंग सेक्टर है। मिलेट्स आधारित जो फूड प्रोसेसिंग है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें काम किया जा सकता है। उसके अलावा आपका ग्रीन जो आजकल ग्रीन एक्टिविटीज़ पे बड़ा फोकस है, जैसे काउडंग से कोई चीज़ बन रही है, या जो वाटर हाइसिंथ है उससे कई प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, बैग्स वगैरह बनते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बेसिकली जो महिलाएं अपने गांव में वहीं रह के कर पाएँ, तो फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, बी कीपिंग, ये सब एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें महिलाएं अपना उद्यम स्थापित कर सकती हैं। सर, महिला व्यवसाय के लिए कोई स्पेशल योजना, कोई विशेष योजना या कोई खास असिस्टेंट बैंक के द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, इसका नाम है अस्मिता। इसमें महिलाओं के लिए विशेष रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मार्जिन मनी कम देना पड़ता है। इसमें एक क्राइटेरिया, इवन में पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि उनकी हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें हमारे स्टेट बैंक में MSME में 20% महिलाएं हैं MSME क्षेत्र में, जो हमारे ऋणी हैं। सर, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं,
इनको अवेल करना बहुत मुश्किल है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें सच्चाई है। और जैसे कि सर भी हमारे साथ हैं, तो जो आंकड़े हैं आज के समय में, आप अगर एमएसएमई की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में जो एमएसएमई सेक्टर में बैंक फाइनेंस है या बैंक का जो ऋण है वो 2020-21 में 51,000 करोड़ रुपए था, जो कि 25-26 में बढ़कर 1,90,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और जो वर्ष 2026-27 का जो लक्ष्य है वो 2,10,000 करोड़ रुपए का है। तो अगर हम बैंक क्रेडिट की ही बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 3 गुना 4 गुना हमारा लोन हो चुका है पिछले 5-6 साल में। साथ ही जो हमारा हर साल का अचीवमेंट है जीएलसी का वो 100% से ज़्यादा है। तो ये सारी फाइनेंसिंग एमएसएमई सेक्टर को हो रही है। दूसरी योजनाओं के आंकड़ों की भी बात करें तो हरियाणा की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। और ज़्यादा जो इंडिविजुअल स्कीम्स की जहाँ पे फाइनेंसिंग हो रही है, सर उसके बारे में बता पाएंगे कि हरियाणा का प्रदर्शन कैसा है। जीएलसी की जहाँ तक बात है, क्योंकि नाबार्ड जो है वो उसका एक पहला काम ये भी है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो एक पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान बनाते हैं हर साल, जिसमें हर क्षेत्र में कितना क्रेडिट गैप है, कहाँ पे क्रेडिट डिसबर्समेंट की संभावना है, वो आइडेंटिफिकेशन होता है। और उसी के आधार पे बैंकों को ऋण वितरण के टारगेट मिलते हैं, जिसको हम एनुअल क्रेडिट प्लान बोलते हैं। तो मैंने जो भी आपसे आंकड़े शेयर किए ये उसी आधार पे है कि हम लगातार इस क्षेत्र में जो ऋण की आवश्यकता है उसको हमारे बैंक लगातार पूरा कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्कीम्स जैसे कि मुद्रा है, एआईएफ है, एआईएफ के अंदर भी जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, उसके अंदर भी हरियाणा का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि स्कीम्स से जुड़ने में ऐसी कोई समस्या है। फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो कि लोगों ने अनुभव किए हों, बट मुझे लगता है कि बैंक को अप्रोच करने पे पूरी सहायता बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। आखिरी सवाल है मेरा आप दोनों से, विकसित भारत के सफ़र में अगर मैं आप पूछना चाहूँ तो एमएसएमई का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? आज के दिन में एमएसएमई का टोटल जीडीपी में 30% बढ़ हो गया है और एक्सपोर्ट पे 48% है। और ये दिन प्रतिदिन जो छोटे छोटे जो है वो हमारा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम प्रति वर्ष 14 से विगत कई वर्षों से 14 से 15% के गति से हमारे ऋण लोगों को प्रदान कर रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे विकसित भारत के? हमारा इस समय मोटो है कि वोकल फॉर लोकल और लोकल इकोनॉमी को हमको आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एमएसएमई या जो लोकल उद्योग धंधे हैं, ख़ास तौर से जो हमारे कृषि आधारित उद्योग धंधे हैं या कृषि के साथ साथ जो अलाइड एक्टिविटीज़ पे आधारित उद्योग धंधे हैं, वही हमारी तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि उनमें वो क्षमता है कि वो लोगों को माइग्रेशन से रोक सकें, लोकल स्तर पे रोज़गार उपलब्ध करा सकें और एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी क्रिएट कर सके और भविष्य में हमारे युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कर सके। सरल भाषा में आप दोनों ने हमें एमएसएमई के बारे में समझाया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा और ये जानकारी उनके लिए लाभदायक साबित होगी। सो दर्शकों, आज की कन्वर्सेशन के बाद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी सफलता के लिए बड़ा बिजनेस होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आपका विकल्प, आपकी मेहनत, लिमिटेड रिसोर्सेज और सही जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये विषय और ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं, कोई सजेशन है, आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।